गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी आप लोगों के बीच बिल्कुल अच्छा हूं, स्वस्थ हूं, तंदुरुस्त हूं। मैं आज मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 35 लेकर आया हूं, जो कि इससे पहले 34 तो पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। उसके साथ साथ बहुत से सारे मैथ का भी वीडियो अपलोड कर चुका है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप जाकर सभी वीडियो को पार्ट बाई पार्ट देखिए, पार्ट 1 से देखना शुरू कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो भी वीडियो हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और साथ ही साथ मेरी इस सब वीडियो को पूरे भारत में फैलाने के काम कीजिए, ताकि जिस जगह पर इस टाइप के कंटेंट अगर नहीं पहुंचा हो तो पहुंच सके। और ये जो भी मैं सीरीज लेकर आया हूं, जो भी इस चैनल पर पढ़ाया जाता है, भारत के हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से को देखते हुए पढ़ाया जाता है, ताकि किसी भी एग्ज़ाम में आदमी बैठे तो किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो ठीक है, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने वीडियो को शुरू करने जा रहा हूँ। ये टॉपिक जो है, इसके पहले जो हम लोग थोड़ा सा पढ़े हुए थे बंगाल के बारे में, तो बहुत से सारे 2-3 शासक के बारे में पढ़ लिए थे हम लोग। एक अगला शासक सिराजुद्दौला आता है। कौन आता है? सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला एक शासक ये बनता है और ये इसके परिवार में एक थी जिनका नाम था घसेटी बेगम, जो इन्हीं के परिवार के रहने वाली थी और इन्हीं का क्या थी? दुश्मन थी। इन्हीं के परिवार के होकर इन्हीं का एक दुश्मन थी। इनसे हर हमेशा वाद विवाद चलते रहता था। उसके बाद से ये तो घसीटी बेगम तो इनके विवाद में रहती ही थी, साथ ही साथ इनके एक पड़ोसी थे जिनका नाम था राजवल्लभाचार्य। ये भी इनसे विवाद में रहा करते थे, जिसका फायदा उठाकर अंग्रेज ने क्या किया कि बंगाल में अपना किला बनाना शुरू कर देता है। ठीक, कि ये जो शासक है मुख्य रूप से सिराजुद्दौला, ये तो 2 आदमी से उलझा हुआ है और उझालने के भी काम करता था। कौन? अंग्रेज सब। इधर घसीटी बेगम को चढ़ा देता था, इधर पड़ोसी जो था वल्लभाचार्य, इसको भी चढ़ा देता था सब। और उसके बाद से जब ये लोग आपस में इंगेज हो जाते थे तो एक किला का काम कराना शुरू कर देता था सब। ठीक, अभी किला का काम करवाया सब। उस किला का नाम रख दिया था फोर्ट विलियम। क्या नाम रख दिया था? फोर्ट विलियम। जो फोर्ट विलियम के जो मुख्य जो किला का अधिकारी थे, प्रधान अधिकारी थे, उसका नाम था रोजर ड्रेक। क्या नाम था? रोजर ड्रेक। ये फोर्ट विलियम का मुख्य अधिकारी था। ठीक, उसके बाद से अचानक सिराजुद्दौला का मूड घूमता है और अंग्रेज सबसे युद्ध करना शुरू कर देता है, जिसमें उन्होंने वो किला पर जब हमला जब बोल देता है सिराजुद्दौला, तो उसमें से 146 सैनिक को पकड़ लेता है। अब पकड़ कर ले जाकर एक कलकत्ता के एक चंद नामक जगह है, उसी में एक ही घर में, एक ही छोटा सा रूम में 146 लोगों को शाम में बंद कर देता है। और सुबह में जब जाता है तो देखता है वहाँ पर कितना? मात्र 23 ही आदमी जीवित थे, यानी 123 आदमी का मौत हो गया था। ठीक, क्योंकि एक ही रूम में सब लोग थे। जब एक ही रूम में आदमी रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, अब ऑक्सीजन तो समय से प्रचुर मात्रा में मिलेगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन का उतना स्रोत नहीं था, चारों ओर से बंद था। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड होता क्या है, जब कुछ आगे चल के कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपस में जब रिएक्शन जब कर लेता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो क्या है? एक विषैला गैस है। और जब फिर से वापस जब आदमी सांस जब लेगा तो जब विषैला चीज़ जब हम लोग शरीर के अंदर जाएगा तो मौत की घाट उतार सकता है। वहीं 123 आदमी को बिना मारे हुए 123 आदमी मर जाता है और 30 आदमी ही जीवित रह जाता है। ठीक, इसको वो जो रूम था उसको काल कोठरी की घटना के, इस घटना को क्या बोलते हैं? काल कोठरी के नाम से जाना जाता है। ठीक, एक इतिहासकार है जिनका नाम था हार्नवेल। क्या नाम था? हार्नवेल। यही इस सब घटना को अपने
पुस्तक में लिखते हैं, क्योंकि हार्नवेल को भी क्या किया था, कैद बना कर रखा था। उसी 146 में हार्नवेल भी थे, पूरा घटना को ये देखे हुए थे, इसीलिए इन्होंने अपने बुक में लिखे थे। ठीक, अब सिराजुद्दौला इतना ज़्यादा तगड़ा, मजबूत, शक्तिशाली शासक था कि इसको कोई अंग्रेज हराने वाला नहीं था। उसके बाद से इसको हराने के लिए एक कलकत्ता में गवर्नर थी। इसको हराने के लिए कौन आते हैं, मद्रास के गवर्नर क्लाइव आते हैं। कौन आते हैं, रॉबर्ट क्लाइव आते हैं। ठीक, बंगाल आते हैं। और जो सिराजुद्दौला के जो सेनापति था जिनका नाम था मीर जाफर, और उनका कोषाध्यक्ष थे राय दुर्लभ। ये दोनों आदमी को क्या कर लेता है, ये रॉबर्ट क्लाइव दोनों आदमी को आप मिला लेता है। ये सिराजुद्दौला को बोल देता है, सिराजुद्दौला के जो सेनापति था मीर कासिम, इसको बोल देता है, यदि तुम इस युद्ध में अगर अंग्रेज को जिता देते हो तो आने वाले अगला शासक तुमको ही नवाब बना दिया जाएगा। इस लालच में ये क्या करता है, ये जब युद्ध होता है 23 जून 1957 को पश्चिम बंगाल के राज्य में हुगली नदी के किनारे, ठीक, एक पलासी नामक स्थान है, उसी पर ये युद्ध होता है। ठीक, इस युद्ध में सिराजुद्दौला से मीर कासिम बोल देता है कि मामूली सा ये युद्ध है, आप यहाँ से चले जाइए, आपको यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, हम ही लोग देख लेंगे। ठीक, उसके बाद से ये सिराजुद्दौला वहाँ से अपने दरबार के लिए वापस आता है। तब तक रास्ते में ही अंग्रेज सब इसको क्या करता है, सब बहुत बेरहमी से सिराजुद्दौला को मौत के घाट उतार देता है सब। उसके बाद से जो यहाँ पर लड़ाई जब छिड़ जाता है तो सिराजुद्दौला जो था वो चुपचाप अंग्रेजों के साथ दे रहा था, कुछ भी नहीं बोल रहा था कि कैसे युद्ध करना है और कैसे नहीं करना है, कैसे लड़ाई करना है, कैसे नहीं लड़ाई करना है। जिसमें इस एक क्या बोलते हैं, सिराजुद्दौला तो मारे ही जाता है, और जो उसके सेनापति है और वो लोग भी मारे जाता है सब, और ये युद्ध अंग्रेज सब क्या करता है, सब जीत जाता है। सब क्या जीत कर जाता है, सब जीत जाता है सब। उसके बाद से उस वादा के मुताबिक वो मीर जाफर को क्या कर दिया जाता है, वहाँ के बंगाल के नवाब बना दिया जाता है। जब मीर जाफर को बंगाल के नवाब बना दिया जाता है तो अंग्रेज सब इससे इतना ज़्यादा पैसा लेता है, सब इतना ज़्यादा पैसा लेता है, ये भी खूब शुरू में देता है, जितना मांगता है सब उतना देता है। उसके बाद में जब इसके पास पैसा घटने लगता है, राज्य का चलाने में, सेना सबको पैसा देने में और सब राज्य को मेंटेनेंस करने में जब पैसा जब घटने लगता है, उसके बाद में मीर जाफर ने अपना हाथ को थोड़ा सा टाइट करता है, यानी पैसा देने से थोड़ा थोड़ा मुकरने लगता है। उसके बाद से अंग्रेज सब समझ जाता है, और इसी के दामाद जिसका नाम था मीर कासिम, क्या था, मीर जाफर के दामाद था मीर कासिम। ये मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को क्या कर दिया जाता है, अंग्रेज सब बना देता है सब नवाब। तो इसी को क्या कहता है, पूर्ण क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं, शांतिपूर्ण क्रांति, क्योंकि मीर जाफर जो है किसी प्रकार की इसमें विवाद नहीं करता, आराम से ये हट जाता है, और मीर कासिम को क्या कर दिया जाता है, नवाब बना दिया जाता है। ठीक, उसके बाद से ये मीर कासिम से भी बहुत से सारे रुपया ये सब लेता है सब। ठीक, मीर कासिम से भी बहुत से सारे रुपया लेता है सब। ठीक, उसके बाद से एक आता है दस्तक प्रणाली। क्या आता है, दस्तक प्रणाली। इसमें दस्तक प्रणाली में इस तरह की व्यवस्था था, एक शाही फरमान था ये दस्तक प्रणाली, और जिसके पास मैंने ये फरमान रहता था, शाही फरमान रहता था, वो अंग्रेज बॉर्डर पार कराने में, कोई भी माल इधर से उधर बॉर्डर पार कराने में किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो अंग्रेज सब इसका माने बहुत दबा कर दुरुपयोग किया। दुरुपयोग यही किया कि
अपना तो माल हिलाता ही सब बिना टैक्स के, साथ में अगर दूसरे व्यापारी जो आता था, जैसे मान लीजिए 5,000 रुपये का सामान है, 5,000 टैक्स लगना है उस पर, तो कहता ठीक है आप 5,000 को आपको आखिर में 5,000 रुपये इसको दीजिएगा बॉर्डर हिलाने में, हमको 3,000 रुपये दीजिए, हम बॉर्डर हिला देते हैं। तो कोई भी चाहेगा जो भाई चलो भाई कम से कम 2,000 रुपये हमारा बचा न, 2,000 रुपये को बचाने के चक्कर में उसको दे देता था सब, आई बॉर्डर पार करा देता था, इस सबको 3,000 होता था, अंग्रेज सब के 2,000 हो जाता था, किनको जो व्यापारी हिलाता था उनका भी मुनाफा अपना हो जाता है। ठीक, और ये बात पता चला किसको, मीर कासिम को। ठीक, और मीर कासिम ने क्या कर दिया, इस दस्तक प्रणाली को ही उड़ा दिया, कहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता है, दस्तक प्रणाली हटा दिया जाए। जैसे ही सब इसका चर्चा चला उसके बाद से अंग्रेज सब इसका क्या करने लगा, सब विरोध करने लगा सब। अब विरोध करने के बाद में क्या हुआ, जैसे ही विरोध किया सब, उसके बाद से मीर कासिम यह भी काम किया था जो ये राजधानी जहाँ पर अंग्रेज सब पहले ऑलरेडी बनाया था सब बंगाल के, उस जगह से चेंज करके दूसरे जगह कर दिया, और वहाँ पर एक अपने आगामी युद्ध के तैयारी के लिए बहुत बड़ा बम बारूद वगैरह बंदूक वगैरह का तलवार वगैरह का एक कारखाना खोल दिया, ताकि हमारे पास ऑलरेडी सामान रहेगा, हथियार रहेगा, तो हम आराम से अंग्रेजों सबका सामना आने वाला समय में कर सकते हैं। तो एक तो उसका तैयारी करना, उसके बाद से जो दस्तक प्रणाली को बंद कर दिया अंग्रेज सब, इसको क्या कर दिया सब फिर से नवाब पद से आराम से इसे हटा दिया सब, और उसके बाद से फिर किसको बैठा दिया सब, फिर इसके जो ससुर थे मीर जाफर, इसको फिर से दोबारा नवाब बना दिया सब। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और शुरू से अंत तक बने रहने के लिए मेरे वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अगले पार्ट को मैं बहुत जल्द लेकर आपके बीच रूबरू हो रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।